मुझे मीठा बहुत पसंद था। रोज़ मेरे पति ननद और सास से छुपाकर मेरे लिए रबड़ी मिठाई ज़रूर लाते थे। जब मैं दिन भर के सारे काम करके थक जाती तो रात को पति मुझे मिठाई खिलाते और कहते, ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं पति की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा हो जाती, मगर वह मिठाई जब भी मैं वीरवार को खाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह होती तो अजीब सी हालत हो जाती। यूं ही एक दिन वीरवार को मैंने मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके जो ही मैं लेटी तो मेरी शादी के चंद महीने पहले मेरी सास मेरे पति मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते थे, मेरी कोई बात भी नहीं सुनते थे। मुझे बहुत बुरा लगता। एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर उसके साथ ही मेरे पति का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने पति को बताया, मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा ही कभी कभी बनता है। मैंने ये बात ही कही थी कि अगले दिन ही जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे पति ने मेरे सामने एक बैग रख दिया। मेरे पूछने पर बताया, तुम्हारे लिए मैं रबड़ी लाया हूँ। मैं अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे, आज अचानक से रबड़ी मिठाई क्यों लाए हैं। मैं हैरान परेशान हुई, अचानक कैसे इतना बदल गए, वो भी अपनी मम्मी और बहन से छुपाकर, जिनकी मर्जी के बिना उस घर का पत्ता भी नहीं हिलता, और मेरे पति उनकी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकते। वो कैसे मेरे लिए उनसे छुपाकर मिठाई ले आए। मुझे बात कुछ हजम नहीं हुई, पर मिठाई खाने के फ़ौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कब मैं गहरी नींद की दीवानी हो गई। सुबह सुबह मेरी आँख खुली, मेरा सर चकराने लगा, मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूँ लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई, मुझे सास ने घूरते हुए ऐसे देखा, ना जाने क्या करके आई हूँ, इतनी देर से क्यों उठकर आई हो। मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसा सवाल किया, मैं देर से क्यों उठी। मुझे लगा उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे ही वह मुझे बातें सुनाने लगी मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने पति रमेश के बारे में पूछा, वे चले गए तो क्या तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता। मेरी महारानी कब उठेगी तो मैं बैठा रहता हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई। मेरी सास मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे मैं उन्हें आज कुछ और ही नज़र आ रही हूँ। एक बार तो वह मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी तबीयत मामूली सी हर्ट लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था रमेश मुझसे नाराज़ हो गए हैं। इधर मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को मैं किचन के सारे काम खत्म करके कमरे में जा ही रही थी, मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने पढ़ाई कहाँ से की है, मैं किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली दफ़ा मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा। वह मुझसे बिना वजह ये सब क्यों पूछ रही थी। मैं उनकी बातों का जवाब देकर अपने कमरे में आ गई। रमेश ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई, वह मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी। वह मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी, सारे ऐसे क्यों मुझे देखते हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मुझे उनकी निगाहों से शक हुआ। पहले उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा था जैसे वह मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ। एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानी हुई, वे अजीब अजीब बातें करने लगे। मुझे इनकी बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगता। वे अब बदलने लगे थे। रमेश का ये बदलाव मुझे अजीब लगा। ना जाने वे मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने यह देखा, वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोलूं, लेकिन मैं गहरी नींद में सो गई। अगले दिन मेरी दोपहर को आंख खुली। मेरी तबीयत अजीब सी हो गई। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, मैं ना उठ सकी। मुझे घबराहट होने लगी, मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मैंने अपनी ननद को काफ़ी बार आवाज़ें दी, पर उस तक शायद मेरी आवाज़ नहीं गई। खुद को संभालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी ननद और सास बैठी हुई थी और उन तक मेरी आवाज़ आसानी से आ सकती थी। ना जाने वह मेरे बारे में क्या बात कर रही थी। मुझे देखते ही चुप हो गई। क्या हुआ, आप क्या बात कर रहे थे। मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सास का रंग फीका हो गया। उन्हें लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली हों।
मुझे यकीन हो गया बात मेरे बारे में ही हो रही थी। आखिर ये मेरे साथ क्या कर रहे थे। माँ बेटी मुझे दोनों पर शक होने लगा। मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मैं वहाँ से किचन में गई। मेरी सास और ननद वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। मुझे अपने पति पर भी उस वक्त गुस्सा आने लगा। वह मुझसे क्या चाहते थे। मैंने सारा दिन कोई काम ना किया, बस अपने कमरे में ही पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी मुझे क्या हो रहा है। मैं दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूँ। पर मुझे ये शक होने लगा कि जो भी हो रहा है उन सब के पीछे मेरी ननद और सास का हाथ है। आखिर वे चाहती क्या हैं। रोज़ाना की आदत बन गई थी। मेरे पति मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाते। मुझे उसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतज़ार रहता। मुझे सुकून सा मिलता जब मैं वह खाती, पर सुबह के वक्त ही मेरी आँख खुलती थी। एक बात मैंने नोट की कि जब से मैंने मिठाई खानी शुरू की थी, मेरी कभी रात के वक्त भूलकर भी आँख नहीं खुलती थी। अब मुझे ये बात परेशान करने लगी। रात को मैं आंगन में उठकर टहलने लगी। रमेश आज आते ही अपनी माँ के कमरे में चले गए। मुझे देखा भी नहीं। शायद रमेश को यही लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ। वह जब अपनी माँ के कमरे में गए, थोड़ी देर बाद मेरी ननद भी उधर पहुँच गई और ना जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पति के चिल्लाने की आवाज़ आई। ना जाने वह अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, पर मैंने पहली दफ़ा उन्हें अपनी माँ और बहन पर यूँ चिल्लाते सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रमेश भी कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर यह सुकून था जैसे वे अभी ऑफिस से आए हों। हमेशा की तरह आप आज लेट आए ऑफिस से? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा। हाँ, आज काम ज़्यादा था, वहाँ पर खाना खा लिया था। उन्होंने भी बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैं उनके झूठ की वजह ना समझ सकी। आज फिर वह मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले मैंने खाने से मना किया, पर वह मुझसे ज़बरदस्ती करने लगे कि मैं मिठाई खाऊं। उनके भरपूर ज़बरदस्ती के मारे मैंने थोड़ी सी मिठाई खाई, बाकी मैंने वहीं पर रख दिया। फिर उन्होंने मुझे ज़्यादा नहीं कहा खाने को। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक नींद में मुझे बेचैनी हुई, जैसे किसी ने मुझे सुई चुभ हुई हो। पहली दफ़ा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा। वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। रमेश सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे रमेश सोए नहीं, बल्कि ज़बरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज़ दी, पर वह टस से मस ना हुए। मैं अपनी गलतफहमी समझकर लाइट ऑफ करके लेटी रही और फ़ौरन सो गई। मुझे नींद में ये महसूस हुआ जैसे कोई बातें कर रहा है मेरे पास। मुझ में आंखें खुलने की हिम्मत नहीं हुई, ना ही मुझे बातों की समझ आई, पर इतना ज़रूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है, बातों में लगा हुआ है। सुबह मेरी जल्दी आंख खुल गई। रमेश किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। मुझे जगता देख फ़ौरन उन्होंने कॉल काट दिया और रख दिया। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा। रात को आप किसी से बातों में लगे हुए थे? हमारे कमरे में कोई और भी था? मेरी बात सुनकर रमेश एकदम से घबरा गए। उनका रंग फीका हो गया। मैंने नासमझी से उन्हें देखा। कोई भी तो नहीं था। वह ऐसे घबरा गए जैसे चोर चोरी करते पकड़ा जाने पर। वह क्यों घबरा गए थे? आप परेशान मत होइए, मैंने शायद कोई ख्वाब देखा होगा। अक्सर ख्वाब में भी बंदे के साथ ये होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वह भी कहने लगे, हाँ ऐसा ही है। मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरे सास मेरे साथ उखड़ी उखड़ी रही। मुझे बहुत अजीब लगती। अब अपनी सास का रवैया, क्या यह वही सास थी जिसने कितनी मिन्नत करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था? कैसे जब ये मुझे घर में ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर भी ज़मीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आया, मेरे माँ बाप इनकार कर देते, या ना जाने मेरे माँ बाप ऐसा क्या कहते कि रिश्ते वाले खुद ही इनकार करके चले जाते। मुझे कभी इस बात की समझ नहीं आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आई। वह पहली तो औरत थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था। माँ बाप ने भी दे दिया। फिर ना जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप परेशान होने की बजाय खुश हो गए। मुझे कभी ये बात समझ ना आई, मेरे माँ बाप क्यों रिश्ते से इनकार करते हैं और वे क्यों मेरी शादी नहीं होने देते। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को बहू बनाना है। आपकी बेटी से मेरा घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वह बातें याद हैं।
पर ये नहीं मैं जान सकी वह बातें क्यों की उन्होंने। पर शादी के शुरू के दिनों में अच्छी थी मेरे साथ, अब ये अचानक इतना क्यों बदल गई थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। पर मैं अपने पति पर कोई शक नहीं करना चाहती थी। वह मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कभी कभी उनकी मोहब्बत के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। वह मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ा कर लेते हैं और मैं उन पर शक करती हूँ। मैं आंगन में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी, अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से से बोली, बहुत तेज हो गई हो, मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो, ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो। मैं जानती हूँ जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो, उसे परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं ना। जाने मेरी सास क्या बोल रही थी, अभी वह मुझे कुछ बताने वाली ही थी, उसी वक्त रमेश आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया। जैसे उन्होंने ना रोका तो वह कोई बहुत बड़ा राज बता देती। मैं भी उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पति पीछे पीछे आ गए। मैं बिल्कुल चुप थी, मैं कुछ जानती नहीं थी, इस वजह से कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मैं अपनी सास की कोई भी बात समझ नहीं पाई। वह कौन से ड्रामे की बात कर रही थी, मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ। अक्सर मेरी सास जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती है, कभी मेरे कमरे से मेरी कोई चीज़ उठाकर लाती, कभी कोई। मैंने कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने रमेश से उनकी जल्दी आने की वजह पूछी पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त आए, मैं उनका इंतज़ार करती करती सो गई। उनकी अगले दिन छुट्टी थी। उन्होंने मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती, मैंने आना तो घर ही था और लगता है अब मिठा पसंद नहीं रहा तुम्हें। पहले तो बड़ी खुशी खुशी खाती थी मिठाई। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी खाती हूँ, मैं ये कहकर आज भी जी भर के खाने लगी। पर जैसे जैसे वह मैं खा रही थी मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कमरे में कोई लड़की आई है और उस वक्त तक मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें खोलूं। मुझे इतने सुकून की नींद आ रही थी, मैं दुनिया जहां से अलग होकर उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। तकिए पर सर रखते ही मुझे सुकून सा मिल गया। मुझे कोई दर्द नहीं था। कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का, मुझे बस सोने से मतलब था। मैं सुकून की नींद सो गई, यह सोचे बिना वह लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वह भी इतनी रात के वक्त। यहाँ तक कि मेरे पति भी कमरे में थे। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी, आखिर वह लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई। सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था अब से मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था। जब से मैंने वह खानी शुरू की थी तब से सारे ही बदल गए। मेरी सास और ननद का मेरे साथ बुरा रवैया हो गया और मेरे पति का मेरे साथ अच्छा हो गया। रात के वक्त जब रमेश मिठाई लाए, मैंने सोचा मना कर दूं, पर मैं ना कर सकी। जितने प्यार से वह मुझे दे रहे थे, वह मुझे पकड़ा कर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद आए, मैं तकिए पर सर रखकर सोने का ड्रामा करने लगी। पहले रमेश ना जाने किससे क्या क्या बातें कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वह इंग्लिश में लगे हुए थे। मैं भी सोने वाले अंदाज में लेटी रही और मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफ़ी रात हो गई, रात के 12 बजे का वक्त था, कोई कमरे में आया हुआ था। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा। रमेश ने उससे जो बात की वह सुनकर मुझे यूं लगा किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया है। मेरे शरीर पर पसीना चमकने लगा। सोए हुए भी मुझे एक पल के लिए रमेश से नफरत हुई। वह शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अचानक वह दूसरा आदमी मेरे पास आया, मुझे बाजू पर चुभन होने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई और जैसे ही मुझे उसने इंजेक्शन लगाया, मुझे यूं लगा किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। न जाने वे क्या था। मेरा दिल किया मैं कोई खिलौना हूँ। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बर्दाश्त करके लेटी रही। न जाने मुझसे रमेश क्या चाहता था और ये सब क्या था। सुबह मैं उठी, मेरी आंखें लाल हुई हैं। आज मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। मुझे यकीन हो गया था कि मुझसे रमेश कुछ छुपा रहे थे। रमेश ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी कुछ छुपा रही थी, जो रमेश भी मुझसे छुपा रहे थे। ये सब का ना जाने मेरे साथ क्या खेल खेल रहे थे, मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ना जाने कितने सवालों ने घेर लिया। मुझे नफरत होने लगी अपने पति से। मेरा दिल करने लगा मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चली जाऊं।
उस वक्त मैं ज़्यादा तकलीफ़ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर न निकली। रात के वक्त जब रमेश घर आए, मैंने उनसे भी कोई बात न की। उनका रवैया भी मेरे साथ कुछ अजीब था। मुझसे कोई बात न की। मैंने उन्हें बुलाया। अचानक मेरी नज़र उनकी बाजू पर गई, जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वह मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की पूछने की, हाथ पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए? पर मुझे कल रात की बात याद आ गई। मेरा दिल किया पूछूं वह मुझसे क्या चाहते हैं। 2 बार कोशिश भी की, फिर चुप हो गई। अगर मैं गलत हूँ तो कल रात जो मैंने देखा वह सब कुछ भी सोचने लगी। रमेश यूँ अचानक क्यों बदल गए थे? कुछ तो उनके दिमाग में भी चल रहा था जो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात मैं ना सब कुछ देखती तो ना जाने ये मेरे साथ क्या कर देते। उसके बाद काफ़ी दिन हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी। मुझे लगता मेरा सर भी फट जाएगा। मेरा सारा दिन पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी धड़कता। रमेश अब रात को देर से घर आता और अपनी माँ के कमरे में चला जाता। जिस दिन रमेश कमरे में ना आते, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती, जैसे मुझ पर वह लोग कुछ कर रहे हों। आज भी वह काफ़ी रात को मेरे कमरे में आया। रमेश, क्या चाहते हो आप मुझसे? बात क्यों नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा? मेरा सारा दिन कितनी तबीयत खराब रहती है। मैंने आज गुस्से में तंग आकर कह दिया। वह मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वह मुझे बिना जवाब दिए ही वहाँ से चले गए। अगले दिन मैं अपनी ननद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा लंच करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए। मेरी नज़र अचानक से सामने वाले टेबल पर गई। मेरी आंखें वहीं पत्थर हो गईं। हम वहाँ से फ़ौरन निकल आए। मेरा दिल रमेश को मार डालने का किया। उसकी सच्चाई मेरे सामने थी कि अगर मैं नहीं तो कोई और। इसका मतलब उस रात यही लड़की आई थी कमरे में। मुझे यकीन हो गया। घर आते ही मैं कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू भी गिर रहे थे। रमेश मुझे धोखा दे रहा था। वह मुझे इस्तेमाल कर रहा था। रात को रमेश आया। आज उसका मूड पहले की तरह ही था। वह मेरे लिए मिठाई भी लाया था, पर कमरे में आते ही बैठ गया और मुझे देखकर पूछने लगा, ये सब क्या है? क्या हुआ तुम्हें? अब ये भी मुझसे पूछ रहे हैं? क्या हुआ बताइए? अपनी सच्चाई क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? क्यों अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है? मैंने गुस्से में पूछा। वह मुझे नासमझी से देखने लगे। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कमरा का क्या हाल बनाया हुआ है? आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है। रमेश ने मुझे सोफे पर बिठाया। आप उस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने गुस्से से पूछा। मैं सब कुछ जानना चाहती थी। नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वे इतनी आसानी से बताएंगे, वह भी मेरे एक बार पूछने पर। मैंने गुस्से से पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते हैं? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। बड़े आराम से बोले। मैंने बोला, रमेश, मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुननी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए, मैंने गुस्से में कहा। वह भी एकदम से गुस्से में आ गए। मेरी सच्चाई, मेरे बारे में और भी तुम जानती हो? वह मुझ पर हंसते हुए बोले, तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानती होगी? अच्छा चलो ये मान लिया तुम मेरे बारे में जानती हो। अपने बारे में पहले तो बताओ, क्या जानती हो? वह मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी का कोई राज नहीं जानती। कौन था वह आदमी जो उस रात कमरे में आया था? और कौन थी वह लड़की जिसे आप बुलाते थे मुझे नींद वाली दवाई खिलाकर? बताएं। और वह होटल में आपके साथ कौन लड़की थी, उसके बारे में भी बताइए। और अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हैं? मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है, मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। और तुम अपने बारे में ये जानती हो तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं तुम्हारी शादी करना चाहते थे? वह सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो। और वह कहते थे तुमने जल्दी पागल हो जाना है जो भी शादी करेगा।
वह जल्दी तलाक दे देगा। मेरी माँ भी फिर तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी जिद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद वाली गोलियां खिलाने की, एक रात थोड़ी मिठाई तुमने खाई थी, अपना हाल देखा था, मर जाती तुम अगर नींद वाली दवाई ना खाती। नींद वाली दवाइयाँ खिलाकर इलाज कर रहा था तुम्हारा, और वह लड़की इलाज करने आती थी, और उस रात वह डॉक्टर था मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मैं मानता हूँ रात के वक्त लड़की आती थी, मगर कहती हो तो बात करवा देता हूँ। वह यहाँ क्या करके जाती थी? वह वही लड़की थी, आज रात होटल में भी मेरे साथ थी। एक उम्मीद दिला रही थी हाथ पर हाथ रखकर, तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा। और यही बात पर मेरा रोजाना माँ से झगड़ा होता है। कहती है तलाक दे दो उसको, बीमार को क्यों साथ रखा हुआ है। पहले तो उन्हें हमदर्दी थी तुमसे, अब वे तुमसे नफरत करती हैं, क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वह देखती हैं। कैंसर है तुम्हें, इस वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे मर जाना है तुमने, अगर पागल हो गई तो जिससे शादी होगी वह छोड़ ही देगा तुम्हें। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे माँ बाप से कहा था हम ख्याल रख लेंगे तुम्हारा। और ये जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाली थी? ऐसा कुछ नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। रमेश ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। रमेश की बातें सुनते सुनते मुझे एहसास ही ना हुआ कब मेरी आंखों से आंसू आ गए, जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं कितना गलत समझ रही थी, और वह मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था, और उसके बावजूद उस आदमी ने मुझे अपने साथ रखकर भी मुझे नहीं बताया, क्योंकि मैं परेशान ना हो जाऊं। और मेरा इलाज करवा रहे थे, और मैं इसे कितना गलत समझ रही थी। मैंने उसी वक्त रोते हुए वादा किया आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। वह भी मुस्कुरा दिए, जानता हूँ अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगी, और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। रमेश ने मुझे दिलासा दिया। रमेश जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं, जो कि एक बीमार पत्नी के लिए अपनी माँ से भी लड़ाई कर सकता था। रमेश मेरे लिए अब भगवान से कम नहीं थे। मैंने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी रमेश से, और उन्होंने मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया। दोस्तों, एक सच्चा जीवन साथी वही होता है जो हर सुख दुख में साथ दे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।